आज रामसर में एआईएमआईएम के डेलीगेशन की मीटिंग संपन्न हुई, जिसमें एआईएमआईएम के कोर कमेटी मेंबर कार्यकर्ता उपस्थित हुए। मौलाना साहब, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, सिंधी मुस्लिम विकास बोर्ड के गठन के बारे में एआईएमआईएम का क्या स्टैंड है? सिंधी मुस्लिम विकास बोर्ड के लिए हमारी एमएम पार्टी जो है ये तकरीबन पिछले, आपको पता है, 2 साल से हम कोशिश में। अब इस हिसाब से हमारी पहली जो जयपुर में मीटिंग हुई, जो उनसे मुलाकात हुई, उसमें हमने सिंधियों के बारे में बात रखी कि हमारे बहुत सारे मसाइल हैं, तो सबका लास्ट हमें निचोड़िए मिला के हमें बोर्ड के गठन की बात करनी चाहिए। तो हमने उस मुद्दे को काफ़ी बात यहाँ चलाई। जिले लेवल पे हमारे एमआईएम के कार्यकर्ताओं ने हर ब्लॉक पे उन्होंने अपने लेवल पे ज्ञापन भी दिए। तकरीबन 5-6 महीने से ये बात चला रहे हैं। तो अभी मुख्यमंत्री जी यहाँ जब तशरीफ लाए बाड़मेर में, तो हमारी सिंधी कम्युनिटी के बहुत सारे लोग हमारे साथ में थे। एमआईएम के बैनर तले हम मुख्यमंत्री से मिलना चाह रहे थे कि हमें समाज के उत्थान के लिए बोर्ड के गठन का हम अर्ज कर रहे हैं, हमारे बोर्ड का गठन किया जाए। तो इन्होंने हमें काफ़ी, जो हमारी कांग्रेस से जुड़े हुए जो कार्यकर्ता हमारी कम्युनिटी के थे, उन्होंने हमें मुलाकात करने नहीं दी और वो बात बीच में रह गई। फिर भी हमने उस मुद्दे को छोड़ा नहीं। हम उस मुद्दे को लेके पूरे ज़िले में हमने अभियान चलाया और हर जगह से हम सिंधी बोर्ड के गठन के लिए हमने ज्ञापन भिजवाए। तो अभी तकरीबन पिछले 10 महीने वो क्या दिनों से कोशिश चल रही थी। हमने जिला कलेक्टर साहब को एक ज्ञापन दिया कि हमारे इस बोर्ड के गठन की फिर कोशिश की जाए। तो कांग्रेसी नेता हमारे जो हैं, जैसे ही तेली बोर्ड का जो गठन हुआ, उनकी मेहरबानी है कि हमारे यहाँ के जो सिंधियों के जो कांग्रेसी नेता हैं वो जागे। उन्होंने पूरे ज़िले से जो एमएलए हैं उनसे इन्होंने जो उनका लेटर हेड पे मुख्यमंत्री के नाम का ज्ञापन जो है भेजा है। अभी आज भी हमने यहाँ रामसर के अंदर एमआईएम के बैनर तले और बहुत सारे सिंधी समाज के लोग आए थे, उसमें हमने ज्ञापन दिया है। हमारा स्टेट यह है कि पिछड़ा हुआ समाज है, उसके उत्थान की हम कोशिश कर रहे हैं और पार्टी के बैनर तले हम मांग कर रहे हैं कि सिंधी मुस्लिम समाज के विकास के गठन का जो है बोर्ड के गठन की मेहरबानी फरमाकर मुख्यमंत्री बोर्ड गठन करें। जो समाज 90% आज से पहले कांग्रेस को वोट दे रहे हैं, तो उस समाज के वोट बनाने में कांग्रेस को क्या तकलीफ हो रही है? मुख्यमंत्री को बात को सुननी चाहिए। अगर बोर्ड का गठन नहीं हुआ तो हमारी एमआईएम पार्टी के बैनर तले पूरे जिले में, खास करके और बाड़मेर जैसलमेर में जो बहुल क्षेत्र सिंधियों का जो बहुल क्षेत्र है, उसके अंदर हम ये प्रचार प्रसार करेंगे कि हमारी कौम को वंचित रखा गया है और इसी का जो पार्टी है कांग्रेस, उसके वोट का बाइकाट भी करेंगे। कुछ सिंधियों के बड़े नेता हमसे मिले हैं कि अगर बोर्ड का गठन नहीं हुआ तो हम सारे एमआईएम के साथ में खड़े होने के लिए तैयार हैं। हम उनकी आवाज़ में आवाज़ मिला रहे हैं, देखो क्या होता है। एआईएमआईएम पार्टी बाड़मेर में कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी? भारतीय बाड़मेर में अभी तो हम मुकम्मल यहाँ 2 सीटों की तैयारी कर चुके हैं। विधानसभा क्षेत्र शिव, हमारे हाजी फजल साहब हैं, मौलाना सिकंदर साहब हैं, मौलाना इब्राहिम साहब हैं, उनके साथ पूरी हमारी टीम है। और दूसरा हम उधर चौटाला साहब हैं, बहुत सारे और भी हमारे कार्यकर्ता हैं, अलाउद्दीन और चौटाला हैं, अलीमुद्दीन, वहाँ के ब्लॉक के हमने जिम्मेदार बना के रखे हैं, सेडवा के, और शौकत अली चौहटन के जो हमने जिम्मेदार बना के रखे हैं। ये लोग कोशिश कर रहे हैं। तो हमारा प्लान अभी फिलहाल तो चौहटन और विधानसभा शिव। पार्टी किसी राजनीतिक पार्टी से गठबंधन करेगी? पार्टी गठबंधन के बगैर तो इलेक्शन लड़ना थोड़ा कठिन रहता है और हमारी एमआईएम पार्टी हर उस पार्टी से गठबंधन करने के लिए तैयार है जो गैर कांग्रेसी हो, गैर बीजेपी हो, यानी आम लोगों के हुकूक की बात करें। अब तो कांग्रेस और बीजेपी को तो लोग देख चुके हैं, इनसे गठबंधन करने की कोई मतलब नहीं। बीजेपी से तो गठबंधन होना नहीं है। कहा रही कांग्रेस, तो कांग्रेस पार्टी ऐसी है जिसको मुसलमानों का वोट चाहिए, मुसलमानों की पार्टी नहीं चाहिए। जिस दिन कांग्रेस को मुसलमानों की पार्टी की जरूरत पड़ेगी उस दिन वो अवैसी साहब से बात कर लेंगे और अवैसी साहब ने यस कर दिया तो अपने आप गठबंधन हो जाएगा। बाकी रही बात यहाँ पे आरएलपी है, आरएलपी के सरीखे और जो पार्टियां हैं, उनके मुखिया बैठ के आगे बात करेंगे और हमारा भी उनसे मन मिलाना हम भी चाह रहे हैं कि आरएलपी अगर गठबंधन बढ़ाएगी तो हम कुछ शराइत पे उनसे गठबंधन बना देंगे। वो भी बड़े के हाथ में, हम तो ठीक हमारी राय रख रहे हैं। तो ये थे हमारे साथ मौलाना कमालुद्दीन साहब, संयोजक बाड़मेर। अब हम मौलाना सिकंदर साहब आपसे भी कुछ सवाल कर रहे हैं। क्या एआईएमआईएम के बड़े नेता जिले का दौरा कर रहे हैं कि नहीं? कोशिश चल रही है हमारी। आज मीटिंग से रामसर में जो मीटिंग हुई हमारी, पहली मीटिंग तो हमारी ये थी कि हम सिंधी मुस्लिम विकास बोर्ड के मुद्दे पर यहाँ पर जमा हुए थे और हमने ज्ञापन दिया है। और उसके बाद में हमने ये फाइनल किया है कि बाड़मेर ज़िले के अंदर एमआईएम के बड़े नेता इंशाअल्लाह दोबारा इसी महीने में या अगले महीने में ज़रूर आएंगे, जिसमें हम 2 जगह भी डिसाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, कोटड़ा या देरासर। हमने सुना है कि आप एआईएमआईएम के उम्मीदवारी की दावेदारी कर रहे हैं। इंशाअल्लाह पार्टी ने चाहा, हम पे विश्वास किया तो जरूर चुनाव लड़ेंगे। कोशिश तो पूरी है, अब आगे मर्जी पार्टी की टिकट देगी। अगर करम है कोई उम्मीद 100% है, चुनाव तो लड़ेंगे। जयपुर मुंबई एक्सप्रेस जो ट्रेन के अंदर जो हादसा हुआ है 2 दिन पहले, उसके ऊपर आपकी क्या राय है? जयपुर और बॉम्बे एक्सप्रेस ट्रेन में जो हादसा हुआ है
वो एक बहुत ही बड़ी दुखद भरी घटना है। उसके लिए हमारी बाड़मेर की ज़िला टीम MIM मजम्मत करती है और निदा करती है, और हम देश के प्रधानमंत्री से और गृह मंत्री से और राष्ट्रपति साहब से हम मांग करते हैं कि एक ट्रेन जयपुर से बॉम्बे के लिए रवाना होती है और उसके अंदर जो पैसेंजर बैठते हैं वो RPF के जवान के भरोसे में बैठते हैं। RPF के जवान उनकी सुरक्षा के लिए होते हैं। भाई जो भी पुलिस प्रशासन के या CRPF के या RPF के जवान जो तैनात किए जाते हैं ट्रेन के अंदर, के सवारियों को दिक्कत ना हो, अगर कोई उसके बीच में तनाव बढ़ता है तो RPF के जवानों का ये काम रहता है कि उस तनाव को ख़त्म किया जाए और सवारियों के लिए, पैसेंजर के लिए सुरक्षा मुहैया की जाए। अब मीडिया के लोग और सरकार के लोग बता रहे हैं कि चेतन नाम का जो RPF का जवान था वो मानसिक रूप से पागल था, इसलिए उसने गोली चलाई। लेकिन मेरी बात, जो उसका गोली चलाने का स्टैंड था, तरीका था, उसको आप नोट करें कि उस ट्रेन के अंदर उसका SI, जो उसका सीनियर साथ में था, वो मीणा था, टीकाराम मीणा, ठीक है। वो सियासत के मुद्दे में किसी पैसेंजर से बात कर रहा था, चेतन। उसको उसने मना किया कि अपना काम है पब्लिक की सुरक्षा और पैसेंजर की सुरक्षा करने के लिए, तो फौरन उसने अपने सीनियर के ऊपर गोलियां चलाई। टीकाराम SI मीणा को उसने उसी वक्त खत्म कर दिया। और उसके बाद में वो 3 डिग्गियों में जाता है, ट्रेन की जो डिग्गियां बनी रहती है, और 3 डिग्गियों के अंदर वो मुसलमानों को क्यों मारता है? तीनों ही दाढ़ी वालों को मारा गया है, जिसमें 2 गुजरात के थे, एक जयपुर का असगर अली है, जिससे कल हमारे राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष जमील खान साहब ने जाकर उनके घर वालों से मुलाकात की है। और सबसे पहले इनका मुद्दा ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने उठाया और किसी भी पार्टी ने नहीं उठाया। तो मेरा मानना है कि गोडसे के बाद में अगर सबसे बड़ा कोई आतंकवादी है तो वो चेतन है। और RPF के जवान, खाकी वर्दी पहनने वाले, अगर पैसेंजर के ऊपर या देश की जनता के ऊपर इस तरीके से गोलियां चलाते हैं तो ये माहौल ऐसा कहां से तैयार किया गया है? ये गोदी मीडिया की मेहरबानी है। इन्होंने इतनी नफरत और इतना जहर भर लिया कि आज ट्रेनों के अंदर सुरक्षा करने वाले और सुरक्षा देने वाले, जिनका काम है कानून को मेंटेन करना और पब्लिक को सिक्योरिटी देना, और वही पब्लिक के ऊपर गोलियां चलाते हैं और फिर एक धर्म के लोगों पे गोली चलाते हैं। 3 डिग्गियों में दूसरी सवारी नहीं थी क्या? मानसिक रूप से वो पागल नहीं है, उनकी मानसिकता में ये भरा गया है कि आप इस तरीके से, जो अगला चुनाव 2024 में आ रहा है, उस चुनाव की तैयारी के लिए किया गया। और ये बहुत ही बड़ी दुखद घटना है। ये और हरियाणा के जो नूह के अंदर दंगा फैला है, ये दोनों ही घटनाएं बहुत खतरनाक घटनाएं हैं। सरकार को इस पे एक्शन लेना चाहिए और ये देश के प्रधानमंत्री की और होम मिनिस्टर की जिम्मेदारी है। लेकिन हरियाणा के अंदर और महाराष्ट्र के अंदर डबल इंजन की सरकार होते हुए भी ऐसी घटनाएं होती है, तो इसका जिम्मेदार असल कौन हो सकता है? भारतीय जनता पार्टी है और वहाँ के सरकार में बैठे हुए लोग हैं, और कोई नहीं हो सकता है। और नफरत फैलाने वाले मीडिया के लोग हैं। तो ये थे हमारे साथ मौलाना सिकंदर साहब और हाजी फजल समेजा साहब, कोर कमेटी मेंबर बाड़मेर।